So let's read our question. So our question says, how does frost present nature in this poem? The following question may help you think of an answer. ठीक है बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें से है, डस्ट ऑफ स्नो में से है, राइट। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर को डस्ट ऑफ स्नो में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम इस आंसर के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चे, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर को हमें एक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, उसको अलग तरीके से देखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोम में कुछ ऐसी चीजों को यूज किया है जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मानी जाती हैं और जिनको हम बैड ओमन मानते हैं या फिर सोचते हैं कि पॉइजनस है। ऐसी चीजों का उन्होंने यूज किया है, लेकिन उन चीजों का भी हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल हो सकता है और किस तरीके से वो हमें चेंज कर सकती है, हमारी लाइफ को, हमारे मूड को कैसे चेंज कर सकती है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोम डस्ट ऑफ स्नो में बताया है। चलिए बच्चे, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम, मीन्स डस्ट ऑफ स्नो में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम। डू यू थिंक crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a। बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो बर्ड्स हैं पोम में कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि कभी क्रो जैसे वर्ड को भी किसी पोम में मेंशन किया जाता है, और आपके माइंड में क्या इमेजेस आती हैं जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं। तो चलिए बच्चे, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। पहला तो कि फ्रॉस्ट ने नेचर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है डस्ट ऑफ स्नो में। तो फ्रॉस्ट प्रेजेंट डिफरेंट साइड्स ऑफ नेचर, तो फ्रॉस्ट ने हमें डिफरेंट साइड्स ऑफ नेचर दिखाने की कोशिश की है, अलग अलग चीजें ली हैं उन्होंने अपनी पोम में। और ही प्रेजेस नेचर एंड डिपिक्ट्स दैट नेचर हैज पावर टू हील। उन्होंने अपनी पोम में चाहे इनसिग्निफिकेंट चीजों को लिया है, लेकिन उन्होंने उसको प्रेज किया है और हमें बताया है कि नेचर में पावर होती है हमें हील करने की, हमारे मूड को हील करने की, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट थिंग्स मे सीम। यानी कि आपको लगता है कि चीजें छोटी हैं नेचर में या आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, सुंदर नहीं लग रही हैं, लेकिन उन सब चीजों का हमारी लाइफ में यानी रोल होता है और उनमें पावर होती है हमारे मूड को हील करने की। तो ये हमें फ्रॉस्ट ने नेचर के बारे में समझाया है। अब चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स। तो बच्चे, बर्ड्स जैसे कि आपको पता है कि पिकॉक, नाइटिंगेल, दे आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स, ठीक है। द बर्ड्स लाइक peacock, nightingale are usually named in the poems as they are beautiful and have pleasing quality। क्योंकि ये बर्ड्स इतने सुंदर लगते हैं, इनकी आवाज इतनी सुंदर है, तो इनको पोम्स में देखा भी जाता है, इनके बारे में पोम्स पढ़ी भी जाती है। बट on the other hand, a crow which is ugly and a symbol of bad omen is rarely mentioned in the poem। लेकिन क्रो को क्या समझा जाता है कि ये बैड लक को लेकर आता है, ठीक है, अपशगुन समझा जाता है इसका आना। तो ये किसी भी पोम में हमें नहीं दिखता कि क्रो को लेकर कोई बहुत ही अच्छी तरीके से किसी ने पोम बनाई हो, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। तो मुझे, अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं, नेचुरल चीजें हमारे दिमाग में क्या आता है कि उसकी जो साउंड है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही ज्यादा हार्श साउंड है। तो द इमेजेस of loud and unpleasant cawing comes in when one's uh, comes in when one's mind thinking of a crow। यानी कि जब हम सोचते हैं क्रो के बारे में तो हमें अनप्लेजेंट और लाउड कॉइंग ही हमारे दिमाग में आती है, ठीक है। अब चलिए बच्चे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगेन सेकेंड पार्ट देखिए। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, why does the poet write about a why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज क्यों किया है, ठीक है, और वो होता क्या है। उन्होंने किसी ब्यूटीफुल ट्री मेपल, ओक और पाइन का यूज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का यूज करने की कोशिश की है जिन्हें लोग गलत समझते हैं और जिनको लोग सोचते हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट है। सो हेमलॉक ट्री क्या होता है बच्चे, हेमलॉक ट्री क्या है, इट इज अ पॉइजनस ट्री
विच डिपिक्ट सैडनेस एंड सोरो। जो हेमलॉक ट्री होता है बच्चे वो पॉइजनस होता है, उसकी लीव से उसके टच से आपको इरिटेशन और स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए पोएट ने हेमलॉक ट्री को अपने पोम में लिया है ताकि वो एक सैड फीलिंग को डिपिक्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज किया है। द पोएट डजंट राइट अबाउट trees like maple and oak or a pine as they represent beauty and pleasantness, क्योंकि मेपल ओक और पाइन ट्री तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं और उनके कारण हमारे माइंड में बहुत ही प्लेजेंटनेस आती है, ब्यूटी आती है, तो इसलिए पोएट उस ट्री का नाम या फिर यूज नहीं करना चाहते थे अपने, क्योंकि उनकी जो पोम में उनको क्या दिखाना था कि उन्हें एक सैड मूड को दिखाना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हम लोग ट्री को यूज किया। अब चलिए बच्चे लास्ट पार्ट क्या कहता है, हमें लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। अब जो क्रो एंड हेमलॉक का जो यूज है डस्ट ऑफ स्नो में हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय और सोरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ और हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। और जो डस्ट ऑफ स्नो क्रो के शेक करने से हेमलॉक ट्री से गिरती है वो किसके लिए स्टैंड करती है, तो उसका आंसर भी हम कर सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में जो क्रो एंड हेमलॉक है वो क्या है, वो बैड ओमन का सिंबल ही है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पहले पार्ट्स में कि क्रो जो है इट इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमन, लाइकवाइज हेमलॉक ट्री भी क्या है, इट इज अ पॉइजनस ट्री। सो दे बोथ रिप्रेजेंट सोरो, तो दोनों ही सोरो को सिंबलाइज कर रहे हैं। And when the dust of snow falls on the poet from the hemlock tree because of the movement of the crow, and the dust of snow brings light, cheer and hope in poet's life। तो यानी ये डस्ट ऑफ स्नो जो कि उस जो जिसको हम बैड ओमन मान रहे हैं क्रो के कारण ही हेमलॉक ट्री से, जिसको हम पॉइजनस मान रहे हैं उसके ऊपर से ही पोएट के ऊपर आके गिरती है, तो पोएट का जो मूड है बहुत ही चेयरफुल हो जाता है, बहुत ही होपफुल हो जाता है अपने दिन के लिए। ठीक है, और इससे क्या शो होता है कि इवन द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स इन नेचर एंड स्मॉल मूवमेंट्स कैन ग्लैडन समवन्स हार्ट, कि हम जिन चीजों को बहुत छोटा समझते हैं और बैड समझते हैं वो भी किसी के दिल में खुशी ला सकते हैं, उनको चेयर कर सकते हैं, होपफुल बना सकते हैं। नथिंग इज इन ऑस्पिशियस और बैड इन नेचर, नेचर में कोई भी चीज खराब नहीं है, किसी भी चीज को हमें इनसिग्निफिकेंट या अपशगुन करके नहीं देखना चाहिए। सो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आइडियाज थे जिन्होंने डस्ट ऑफ स्नो से हमें बताए हैं। और आई होप बच्चे आपको ऑल पार्ट जितने भी पार्ट्स थे सारे क्लियर हुए हैं। ऑल द बेस्ट।